अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे साबिक DGFIA बशीर मेमन की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात के हवाले से। जो बशीर मेमन साहब ने इल्ज़ामात लगाए जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनको ऐसे केसेस शुरू करने के हवाले से अहकामात सादिर किए जो कानून के ताबे नहीं थे, जिसमें उन्होंने बहुत सारे लीडरान के नाम भी लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जिसमें प्राइमरली अपोजिशन की जमातें खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ लीडरान के नाम है, जिसमें मरियम नवाज साहिबा का नाम है, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के नामों का भी जिक्र है। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे चुके हैं और इसको कंप्लीट डिनाइल के साथ उन्होंने कहा कि ऐसा ना कोई हुक्म दिया गया। और जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से खुसूसन उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म का कोई हुक्म नहीं दिया गया कि उनके खिलाफ किसी किस्म की FIA कोई तहकीकात का आगाज़ करे। बहरहाल शहजाद अकबर साहब और फ़रूग नसीम साहब इससे कबल एक रोज़ कबल यानी कल इस तमाम मामले के ऊपर अपना एक मौक़िफ़ दे चुके हैं और इसको डिनाई कर चुके हैं और कह चुके हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, जबकि इसके साथ साथ 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भी भिजवाने का प्लान रखते हैं, इरादा रखते हैं और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बशीर मेमन साहब ने इल्ज़ामात लगाए, इनमें सदाकत है या नहीं, या ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं? इस मौके पर अहम वक्त पर उन्होंने ऐसा इंटरव्यू क्यों दिया, दौरान ड्यूटी उन्होंने ऐसा इंटरव्यू क्यों नहीं दिया या ऐसा मौक़िफ़ क्यों नहीं अपनाया, या इसके हवाले से कभी वो सामने क्यों नहीं आए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लेके उनकी क्या एफिलिएशन है, क्या वो सियासत में आने का कोई प्लान रखते हैं? इस समेत और बहुत सारे अहम सवालात आज हम बशीर मेमन साहब से ही पूछेंगे, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ कर बशीर मेमन साहब के साथ, लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक की जानिब पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं बशीर मेमन साहब फॉर्मर DGFIA के लगाए गए इल्ज़ामात के हवाले से, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान समेत शहजाद अकबर साहब पर भी लगाए हैं, जिसको दोनों ने कैटेगोरिकली डिनाई किया है। इन इल्ज़ामात को लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इनमें कुछ हकीकत भी है या सिर्फ इल्ज़ामात है, और अगर हकीकत है तो उसके सबूत कहाँ पर हैं? हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं बशीर मेमन साहब। वेलकम टू द शो मेमन साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो अभी तक आपने इल्ज़ामात लगाए, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो रह नहीं गई जो अभी आनी बाकी है और कुछ अरसे के बाद आप मज़ीद चीज़ों के हवाले से लोगों को बताएं, आगाह करें, या यही चीज़ें थी? मैं ज़ाहिर है 2.5-3 साल हो गए मुख्तलिफ, लेकिन मैं सिर्फ एक ही अर्ज कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने कही हैं वो चीज़ें वही चीज़ें जलसे आम में, तकरीरों में नहीं लेते रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बोलते रहे कि ये कर देंगे, ये कर देंगे, यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा। 1 2 ये नहीं कहते थे कि मैंने मैप से उसको पकड़वा दिया शाहिद खक्कर अब्बासी को। ये तो कहा था अमेरिका में, कहा था जलसे आम ने, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वो कह रहे थे, मुझे अकेले में कहते थे और बाद में खिताब भी करते थे, प्रेस में भी कहते थे। तो कोई ऐसा कोई नहीं है जिससे कोई सीक्रेट को मैंने बात की है। वो तो खुलम खुला असेंबली में जो तकरीरें होती है, एहसन इकबाल और ये पैसे खा गया, फलाना पैसे खा गया, शायद का LNG का चोर है, कल भी कह रहे थे। तो ये तो वो कहते हैं, तो मुझे बुला के मैंने कहा था ये करो, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। लेकिन वो तो कहते रहते हैं कि ये चोर है, ठीक है ना। TV शोज, टॉक शोज जितने भी आप देख लें, बस समझ में उसका बासी साहब जो है, क्या नाम है उसका, जो मनी साहब है, वो जो आते हैं स्पोक्स पर्सन, कल भी वो लगे हुए थे फलाना CNG चोर है, तो फलाना LNG चोर है। तो सर मैं आपको ये सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, वो शहजाद अकबर साहब नहीं लगा के तो लोगों को बताते रहे कि ये किया है अच्छा। मतलब मेरे ख्याल में ये तो खुद हर चीज को अंडरमाइन करते रहे। ये कोई वो थोड़ा है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो कि कोई सीक्रेट हो, कोई ऐसी बात कही जो इंतहाई सीक्रेट हो। ये तो बोलते रहे, हर जगह पे बोलते रहे, अभी भी बोल रहे, अभी भी। मतलब आप समझते कि ये रेवोल्यूशन है, तो मेरे ख्याल में इनकी सिर्फ आप लोग बहुत मतलब अच्छा जो बहुत तेज आजकल। अच्छा, ये बताइएगा बशीर साहब कि अब ये जो केस है सारा आपके सामने, सबके सामने चलता रहा, ये जो आपकी टाइमिंग है इस इंटरव्यू देने की या ये रिवोल्यूशंस करने की, ये आपने केस के फैसला आ जाने के फ़ौरन बाद क्यों किया? पहले कभी आपने इसका जिक्र नहीं किया? बिल्कुल। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन।
अच्छा। ये जो मेरे पास, मैं हूँ गांव में, मेरे पास आया था शाहिद नाम करके एक लड़का है, दलित न्यूज में होता था, अब वो अपना उसका वो अभी बीबीसी में काम कर, वो मेरे पास आया था लाहौर से चल के मेरे गाँव में, और फिर वो गपशप में ये बात हुई थी उसके साथ। फिर उसने कहा कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ तो अपने यूट्यूब के लिए या बीबीसी के लिए, मैंने कहा कर लूँ। वो उसने वो जो उसने यूट्यूब पे अपलोड उस दिन किया था दूसरे, मुझे तो पता भी नहीं था कि अब फैसला आना है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला को मेरे मुझसे पूछ के थे, तो ये पहले का रिकॉर्डेड था, बाद में आया है। आप जरा देख रहे हैं उसके पेज पे चले जाओ, उसमें फिर मैंने कल उसको फोन किया, विका, मैंने कहा शायद बेटा ये क्या करे हो, आपका वो आ रहा है, मतलब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है भाई। उसने फिर से एक और वीडियो अपलोड किया, और जाहिर है आप उसका देख लें, उसका ट्रेवलिंग रिकॉर्ड देख लें, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ, ये नहीं है कि मैंने उस दिन सुबह में बैठ के रिकॉर्ड करवाया, ये शायद असलम के बाद वीडियो को देखने के बाद शायद उन्होंने, मतलब देखने के बाद मुझे रब्ता की तरह ठीक है आज। अच्छा, अब देखिए, अब मेमन साहब चलें, ये ज़ाहिर है आप ठीक कह रहे होंगे, ये उसकी अपलोडिंग करने का ऐसा टाइमिंग बन गई कि आपने इंटरव्यू पहले दिया था, फैसला आ जाने के बाद उस ने अपलोड किया सहाफ़ी ने, और वो फिर पब्लिक हो गई बात। अब सवाल ये है कि आप इस सारे मामले के अंदर आप कोई चिट्ठी लिख सकते थे, आप सदर को लिख सकते थे, आप चीफ जस्टिस को लिख सकते थे, आप बेंच को लिख सकते थे, जब ये सारा जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला केस चल रहा था कि इस हवाले से आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा, आपने कुछ ऐसा नहीं किया, या आपने ऐसा ना करना क्यों मुनासिब समझा? प्रेसिडेंट को कहा कि मेरी चिट्ठी का, मेरी तो पेंशन बंद है, हुकूमत को जाकर ये चिट्ठी लिखूं जिसमें मेरी पेंशन बंद की है, जो मेरे फैसले के खिलाफ अपील हुई तो वो हो रहा है। लेकिन जाहिर है अगर बुलाते तो मैं चला जाता, बुलाते तो मैं चला जाता, कोई इंक्वायरी होगी तो मैं चला जाऊंगा, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे लीगल नोटिस दिया, मैं कहता हूँ कि नहीं उनको करना, मैं उनको मशवरा दे रहा हूँ, लीगल नोटिस का तो खैर जवाब दूंगा, और उनको मशवरा दे रहा हूँ कि मेहरबानी करें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखेंगे, इस पर सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर कर दो, ये इसकी इंक्वायरी कर ले कि मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ। बड़ी सिंपल बात आपसे कहूँ, 62 ईयर्स का आदमी, उसका क्या ही करना हो सकता है, उसको फिर से नौकरी लेनी है, उसे क्या करना है? अल्लाह का शुक्र है मुझ पर, बहुत देर एहसान है मुझ पर, अल्लाह तबारक व तआला के एहसान ही एहसान। मैं अपने गाँव में बैठा हूँ सुकून से, मेरा छोटा भाई सियासत करता है, ही इज इन पॉलिटिक्स, बट ही इज विद GDA एंड PPA आर वन ऑफ द सेम थिंग। मतलब मुझे नहीं समझ आई, वो कल से वो एक ट्विटर पे एक ट्रेंड और गालियां और मतलब कितनी जिंदगी और खरीज किस्म की बातें, सिर्फ और सिर्फ मुझे दुख होता है ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन है, उनको सिर्फ और सिर्फ नहीं कहता हूँ कि वो करो जो अपनी माँ और बाप की तरबियत है, वो मत करो जो तुम्हारा उल्टा सीधा कोई सियासतदान की तरबियत नहीं हुई, गालियां। मतलब अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो मैं गाली खाऊंगा, ये नहीं है कि मैं कोई बात करूंगी ये बात हुई है, आप देख लो, सोच लो क्यों है, क्या है, वजह है, बात है, क्या झूठ है, उन्होंने गालियां शुरू ये तो यकीनन एक गलत बात है, गाली देना या बिलो द बेल्ट बात करना या कमेंट देना, स्टेटमेंट देना यकीनन एक गलत अमल है, और उसका हर कोई जो है वो रिजेक्ट करता है, नफ़ी करता है इस चीज़ की। लेकिन ज़ाहिर है लोगों का एक सेंटिमेंट जुड़ा होता है, पॉलिटिकल सेंटिमेंट होता है, या लोगों की एफिलिएशन होती है। जब आप इस किस्म के इंटरव्यूज़ देते हैं, आप तो ज़ाहिर इतने सीनियर हैं, तो लोग फिर उसका जवाब मांगते हैं, और अगर उनको जवाब ना मिल सके तो वो सारी चीज़ें डॉट्स कनेक्ट करने लग जाते हैं। तो आई गेस मे बी ये जो एक रिएक्शन आ रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। 62 साल की मेरी उम्र है और मैं पुलिस अफसर रहा हूँ, मैंने सेंटीमेंट्स लोगों को देखे हुए, लेकिन आजकल के सेंटीमेंट्स में देख रहा हूँ। पहले से भी मुखालफतें मैंने देखी है, आजकल की मुखालफतें भी मैं देख रहा हूँ। अच्छा सर, एक और सवाल जो बड़ा ज़्यादा चल रहा है और सोशल मीडिया पे इसका काफ़ी जिक्र है, बाज़ गश्त है, वो ये कहते हैं कि जब आप बशीर मेमन साहब अपनी ड्यूटी पर मामूर थे, वो DG FIA थे, उनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ऐसे अहकामात दे रहे थे, तो आपने दौरान ड्यूटी उस वक्त इस किस्म की को खबर क्यों नहीं दी, इस किस्म के कोई रिविलेशंस क्यों नहीं किए, तब आपने इस चीज़ को रिपोर्ट क्यों नहीं किया? बेटा मतलब नॉर्मली नहीं करते होते, नॉर्मली नहीं करते होते, इसलिए। और अच्छा उसकी वजह है क्योंकि आप एक तो काम नहीं कर रहे, दूसरा आप अपने वो भी कर रहे हैं, खराबी भी कर रहे हैं, तो फिर तो जाहिर है मतलब जिस किसी ने एक प्रोफेशन ज्वाइन किया है, नौकरी ज्वाइन की, तो अपनी नौकरी गंवाना तो नहीं चाहता ना। भाई ठीक है, मैंने जो काम है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि ये करो, मैंने कहा नहीं करूंगा, लेकिन उसका मकसद ये भी नहीं था कि मेरा बिल्कुल ही कोई दुश्मनी होती है, नहीं सर, मैंने पहले समझाया, समझ गए, बात खत्म होगी बात।
तो दूसरी बात ये कि ये काम कोई और डिपार्टमेंट कर रहा है, मैं क्यों उसको करने दो? जिसका जो काम है वो करेगा, मेरा काम है मैंने नहीं किया, खत्म पीरियड। आपका भी यही आप भी तो मीडिया में काम करते हैं ना, आप इंजीनियरिंग जाके इंटरसेक्शन। ठीक है, अब चलिए सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपने अपने जो इंटरव्यूज़ रिसेंट आपने दिए, बयानात दिए, उसमें आपने कुछ लीडरान के भी नाम लिए जिसके बारे में, पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनके बारे में प्राइम मिनिस्टर बकौल आपके उन्होंने आपको अहकामात दिए कि इनके खिलाफ FIA काम करे और केसेस बनाए, जिसके अंदर आपने हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज, मरीम नवाज साहिबा का जिक्र किया। अब हमज़ा शहबाज साहब इस सारे अमल के गालिबन 5 से 6 माह बाद उनको नैब पकड़ लेता है, हिरासत में आ जाते हैं। सलमान शहबाज ज़ाहिर गवर्नमेंट जब आती है तो उसके कुछ ही दिनों के बाद जो है वो गालिबन फ्लाई कर लेते हैं। मरीम नवाज साहिबा कन्विक्ट थी, वो जेल के अंदर थी। तो मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि जब ये सूरत हाल उस वक्त मौजूद थी तो हुकूमत को क्या पड़ी है कि वो FIA को कहे और कहे कि जी आप इनके खिलाफ मज़ीद केसेस बनाए, जबकि ऑलरेडी वो हो रहा है जो वो चाहते थे बकौल आपके, जो देवर प्लान्ड और देवर प्लानिंग। नहीं बेटा, किसने कहा आपसे? मेरी बात सुनो, ये सारे के सारे केसेस, मतलब उसकी देखो, नैब वॉज तब तक तो इंडिपेंडेंट था ना ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको सवाल किसी को बैठ के समझाएंगे, मुझे पता है, मतलब मुझे पता है किसने किया ये सारे के सारे। बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है भाईजान। एक जगह से मैं ये समझते थे कि FIA पहले, चूंकि वो इनका बिल्कुल हैंड पिक्ड रहा है गवर्नमेंट का, हर हुकूमत का, 2 मिनट में ठक मार, जैसे आजकल नहीं हो रहा। फैजान जी तेरे केस बना तो 2 दिन केस खत्म हो गया ना। ये FIA करती रही है, जो मैं नहीं किया। अब पता कर ले, इस्लामाबाद में किसी भी पता कर ले, मैं इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान में कोई एक नाजायज केस मैंने नहीं किया। और वो ये क्यों नहीं कहते कि नहीं इन्होंने नहीं कहा, कहते कि मैंने नहीं कहा, क्यों नहीं, क्यों? अच्छा कह देंगे नहीं कहा। आप एक वो जो शहजाद अब्बास साहब ने मुझे जो नोटिस दिया है ना, उसका पैरा 6 पढ़ ले, ये मेहरबानी कर दे। वो तो खुद कह रहा है कि मैं तो हम चलाते रहे हैं, ये तो अभी तो किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये तो बड़ी मेहरबानी हो गई उसको नोटिस मिल गया, इसलिए मैं रिवील कर रहा हूँ, मैं इसलिए मैं रिवील कर रहा हूँ, इसलिए मैं रिवील कर रहा हूँ। पैरा 6 पॉइंट बेटा, ठीक है। अच्छा क्या लिखा हुआ है? अच्छा सर, अब आपको रिटायर हुए, सर्विस से ऑफ हुए गालिबन 1.5 पौने 2 साल होने वाले हैं। इस टेन्योर के अंदर हमने कोई FIA की जानिब से, ज़रा चूँकि आप चले गए थे, आप केसेस करते नहीं थे, आप कानून की बात करते थे, अब उसके बाद कोई जो टीम थी या मैनेजमेंट थी गवर्नमेंट ने, उनके ज़रिए कोई जिन लोगों के आपने नाम लिए उन पर कोई खातिर खा हमने ऐसे कोई केस देखे नहीं कि आए हों, तो इट वॉज यू और इट वॉज डिपार्टमेंट, इट वॉज सिस्टम और इट वॉज नथिंग? अभी शुरू मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल खत्म हो गया ना। फिर तो अभी तो जो भी आ रहा है वो तो नैब के थ्रू आ रहा है, खत्म होगी बात। स्टार्टिंग अच्छी तोशा खाना है, ये सारे बाद में आए ना। तो हाँ, अच्छा, ये तोशा खाना का आपने जिक्र किया, तो ये तोशा खाना का जो डायरेक्शन थी, हिदायत थी, प्राइम मिनिस्टर ने दी, ये कह रहे हैं आप FIA ने नहीं किया? नहीं, और जाहिर है अब जरा, मतलब मैं अब जाहिर है तो भाई जिस है उसमें मतलब कुछ कह नहीं सकता, करना नहीं चाहिए। हाँ, पढ़ लो उसकी, इसको जरा अच्छी तरह। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये डायरेक्शंस प्राइम मिनिस्टर की थी तोशा खाना के ऊपर कि FIA को लीड करे, या नैब ने खुद इनिशिएटिव लिया था क्या? थोड़ा सा अगर आप क्लैरिटी इसकी दे सकें। नहीं, उसको छोड़ दे, उसका छोड़ दे। नहीं, वो तो नैब ने किया, वो मैं आपको बता दूंगा। जो आप प्राइवेट नंबर पे जाके कॉल करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि है क्या केस, और द केस ऑल अबाउट। अच्छा सर, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ज़ाहिर है तो आपने करंट प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट के ऊपर ज़ाहिर है आपने जो इल्ज़ामात लगाए उनको उन्होंने डिनाई किया है। ये बताएं, इसके अलावा भी कुछ लोगों की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, खाकान अब्बासी साहब के हवाले से एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि उन्होंने भी आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की अगेंस्ट MQM के, आप थोड़ा सा ज़रा मामलात को अंडर कंट्रोल रखें। ऐसा था कुछ, और अगर था तो क्या था? कहा था और मैंने इनकार किया, किया, नहीं अप्रिशिएटेड इट। मुझे यही तो बात अजीब लगी थी उस वक्त। मैंने अप्रिशिएट किया। फिर FIA को जो उन्होंने जो रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी हमें दी चीजों को, अभी तक प्रमोशन हो रहे हैं, प्रमोशन हो रहे हैं, भर्तियां भी हो रही हैं, 3 फेजेस कर दिए थे। तो मैंने तो उनको तो इनकार किया, तो उन्होंने उल्टा मतलब अप्रिशिएटेड, यस वेरी गुड, आई एम सॉरी सर, ये मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का शायद है उनका,
ठीक है। अच्छा मेमन साहब, अब ज़रा इस बात से एक बात खाकान अब्बासी साहब का जिक्र हुआ है, नून लीग की बड़ी बातचीत चल रही है और सोशल मीडिया पे तो खैर हर चीज़ ही चलती रहती है, लेकिन एक बड़ा कॉमन सा सवाल या कंसर्न चल रहा है कि बशीर मेमन साहब कहीं नून लीग के हाथों इस्तेमाल ना हो रहे हों, या नून लीग है जो उनको आगे रख रही है, लेकर चल रही है। ये जो लोगों का नैरेटिव है या रिस्पॉन्स है या एक ख्याल है, इसको आप कोई रिबटल देंगे या यू आर ओके विद इट? चलो ठीक है, चलो। और कोई नून लीग कोई इंडिया की बीजेपी है? 1 2। अच्छा, अगर मैं क्यों खामखा उससे पहले आपको डिफेंस करूं, अगर मैं नून लीग का कोई सपोर्टर हूं भी, जो कि नहीं हूं, लेकिन तो मैं कोई मुल्क से गद्दारी कर रहा हूँ? तो पीटीआई की, पाकिस्तान की, कायद-ए-आज़म मोहम्मद बिन रहमतुल्लाह अलैह की बनाई जमात है। खुदा करे मेरे से क्या ताल्लुक? अच्छा ठीक है, बोलते रहे, मैं आई डोंट माइंड इट, इस्तेमाल हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, मैं जो मैंने बोलना था मैं बोल दिया। आप समझते हैं कि आपके इंटरेस्ट के खिलाफ है तो ठीक है, उसके इंटरेस्ट के खिलाफ है ये तो बिल्कुल। अच्छा, जो PMLN का मेंबर है या जो पीपल्स पार्टी का है, जो है, वो तो इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं है। तो ये कोई बात है? वो बीजेपी थोड़ी है भाई, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है। मैं उससे इस्तेमाल हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, जो बात मैं समझता हूँ वो मैं कर खत्म। आपको अच्छी लगे बुरी लगे, वो ऐसे कोर्ट, मैं तो कह रहा हूँ ना, आप लोग हर जगह कहते हैं ना कि जी कोर्ट, मैं कहता हूँ बाबा सुप्रीम कोर्ट में लिखो यार, खुदा का वास्ता है, ये सड़कों पे बैठ के मामले हल मत करो, कोर्ट में चलते, कोर्ट में करो, जो मैंने कहा है वो कोर्ट में आ जाए, कोर्ट में मुझे ले जाए, कोर्ट में ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैंने कोई इलेक्शन लड़ना है, मैं कह रहा हूँ नहीं, कोर्ट में चलती, आप लोग ले चलो मुझे कोर्ट में। मैंने इतनी बड़ी गलत बात कर दी, मुंबई के हाथ में इस्तेमाल हो रहा हूँ, इस्तेमाल हो रहा हूँ, मतलब ये कोई बात है? अच्छा, उनके हाथ से इस्तेमाल नहीं होना, इनके हाथ से इस्तेमाल होना, ठीक है, ये कोई बात है करने वाली भाई? अच्छा, सियासत कोई शजरे ममनूआ है जो कि आप लोग कर सकते हो, हम नहीं कर सकते भाई। आप कोई पाकिस्तान की स्ट्रगल में शामिल थे और मैं शामिल नहीं था, ये क्या बात है? तो फ्री सिटीजन। एग्जैक्टली, तो कोई प्रैक्टिकल सियासत में आने का प्लान है आपका? मेरी तो सुनो, इंटीरियर सिंह का कोई मेकअप ऐसा है कि फैमिली पॉलिटिक्स में, ये मेरा छोटा भाई इलेक्शन बैठ चुका है, वही इलेक्शन लड़ेगा और उसके बाद से पॉलिटिकल पार्टी के मैं समझता हूँ मैं नहीं लूंगा। ठीक, आपका कोई इरादा नहीं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ बशीर मेमन साहब मौजूद, फॉर्मर DGFIA हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज का हमारा दूसरा मौजू हल्का 249 के अंदर होने वाले इंतखाबात आज सारा दिन पुरम तरीके से रहे, हमने देखा, और अभी गिनती का अमल जारी है। गैर सरकारी नताइज भी आ रहे हैं और सरकारी नताइज डेफिनेटली क्लैरिटी दे देंगे, लेकिन अभी तक की जो इतलात, इन्फॉर्मेशन और जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल साहब लीड लेते चले जा रहे हैं। आज प्रोग्राम में इस टॉपिक में हम डिस्कस ये करेंगे कि अगर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सीट जीत जाती है तो हालात हुकूमत के लिए कैसे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर जा रही है और अच्छे खासे डिफरेंस के साथ जा रही है अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। इस हवाले से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं समर अब्बास साहब, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो समर साहब। क्या फोर्थ सी करते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तगड़ी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर होती जा रही है? क्या दिख रहा है? देखिए कराची को तो हैवी मैंडेट दिया था, यानी कराची के अवाम ने PTI को तो हैवी मैंडेट दिया था 2018 के इंतखाबात में, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस मैंडेट के साथ इंसाफ नहीं कर सकी, उसे संभाल नहीं सकी और उससे मजीद उन्होंने मुस्तहकम करना था आइंदा के लिए, लेकिन लगता है कि PTI कराची का ग्राउंड लूज करती जा रही है। ये जो सीट जिस पे आज NA-249 बल्दिया पे इलेक्शन हो रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी छोड़ी हुई निशिस्त थी, जहां आज जमनी इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट्स अभी तक के गैर सरकारी है, गैर हतमी नताइज हैं,
पीटीआई वहां पे 5वें 6ठे नंबर पर जा रही है, बिल्कुल मुकाबले में है ही नहीं, सिरे से नहीं, दूर दूर तक नहीं है। अब मुकाबला यहाँ पे जा रहा है मिफ्ता इस्माइल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काज़िम मंदोखेल के दरमियान। ये वो जमातें हैं जिनके बारे में एक बयानिया बनाया गया है मौजूदा हुकूमत की जानिब से कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, तो फिर लोग तो इन्हीं को वोट दे रहे हैं वहाँ पे जो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो तो 5वें 6ठे नंबर पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी तरजीहात ठीक नहीं थी हुकूमत में आने के बाद। अमूमन जो होता है कि जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ द डे का ज़िमनी इलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टी सूरत हाल हमें नजर आ रही है कि टोटल अब तक आज के इलेक्शन को अगर छोड़ भी दिया जाए तो समर इसकी क्या बड़ी वजह है? आई मीन ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम है या ये दिस इज बिगर पिक्चर? देखिए, दो जगहों पे मसला है। एक तो ओवरऑल प्रायोरिटीज का मसला है इमरान खान साहब की, कि जिसकी वजह से आप देखें कि 9 ज़िमनी इंतखाबात इस इलेक्शन को छोड़ के अब तक हो चुके हैं 2021 के दौरान, जिनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक ज़िमनी इलेक्शन जीत सकी है, जबकि 8 ज़िमनी इंतखाबात जो है वो अपोजिशन उन पे कामयाब हुई है। और आज का भी ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर अब मुश्किल है, ये जीत नहीं पाएगी। पीपल्स पार्टी जीतती है या मुस्लिम लीग नून जीतती है तो ये हो जाएंगे 2021 के 10 ज़िमनी इंतखाबात में से 9 पे अपोजिशन की कामयाबी, सिर्फ एक सीट पे हुकूमत की कामयाबी। मेरे ख्याल से ये वेकअप कॉल है इमरान खान साहब के लिए कि अब तक उनकी जो गवर्नेंस है उससे लोग इतने ज्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात होते हैं ये किसी भी गवर्नमेंट ऑफ द डे की पॉपुलैरिटी को मेजर करने का एक पैमाना होते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि क्या रखते हैं गवर्नेंस के अंदर जो मसला है टॉप ऑफ द लिस्ट? देखिए, सबसे बड़ा मसला तो है जिसका मैंने तरजीहात की बात की थी, तो तरजीहात के अंदर यही आता है कि इमरान खान साहब को एक आम आदमी के मसले हल करने चाहिए। ये चोर डाकू का जो शोर है, ये बयानियां जो बनाने की कोशिश की गई एहतसाब के निज़ाम के ऊपर, एक कमजोर बेस के ऊपर जो उन्होंने खान साहब ने अपनी गवर्नमेंट की गवर्नेंस को खड़ा करने की कोशिश की, वो नाकाम हो गई। आपका जो एहतसाब था वो भी पिट गया। बिल्कुल, आपका एहतसाब भी पिट गया ना। बिल्कुल, जो एहतसाब का आपका बयानिया था, एहतसाब का नारा था कि एहतसाब करेंगे। आप आज तक बताएं कौन सा अपोजिशन का रहनुमा, कौन ऐसा शख्स है जो प्रोसिक्यूट होने के बाद बाकायदा उसकी कन्विक्शन हुई हो? एहतसाब बड़ी मैसिव रिकवरीज हुई हो जिस तरह की कही गई थी। हाँ, रिकवरी कोई नहीं हुई है, किसी की कन्विक्शन नहीं हुई ना सर। जितने पॉलिटिकल आपने ओपोनेंट्स को पकड़ा, एहतसाब ये नहीं आप किसी बंदे को, खुर्शीद शाह को, हमजा शहबाज को, शहबाज शरीफ को, ख्वाजा आसिफ को, किसी को पकड़ के आप जेल में डाल दें, ये एहतसाब नहीं है। एहतसाब ये है कि उन बंदों के खिलाफ जो केसेस है वो साबित हो, उनकी कन्विक्शन हो, उनसे वो पैसा रिकवर किया जाए, जिसे आप कहते हैं कि अरबों रुपए के इन्होंने करप्शन की है। और जब कोई लीडर गिरफ्तार होता है उस वक्त या उससे पहले वज़रा की तरफ से बड़ी बड़ी फाइलें लहराई जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स के, भाई ये तो ओपन एंड शट केस है, ये बंदा तो बच ही नहीं सकता। लेकिन जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं वो सरसरी मेरिट की बुनियाद पर जमानतों पे रिहा होकर बाहर आए हैं। जमानतों पे रिहाई का मकसद जाहिर है बिल्कुल यही होता है कि वो बरी हो गए हैं, लेकिन अब तक किसी पे जुर्म साबित भी तो नहीं हो सका ना। तो ये बयानिया खान साहब का पिट गया है। उन्हें सबसे बड़ा फोकस चाहिए था गवर्नेंस। खान साहब इस चीज़ पे, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इस चीज़ पे खान साहब जो एहतसाब की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं सारा सिस्टम, सारा निज़ाम ही ऐसा है कि मतलब हम किसी बड़े पे हाथ डालते हैं तो वो इधर उधर से कहीं ना कहीं से कुछ मैनेज करके निकलने की कोशिश करते हैं, निकल जाते हैं, रिजल्ट ऐसा है। तो व्हाट इज़ दिस? आई मीन निज़ाम ही ऐसा है, निज़ाम के खिलाफ शायद उनको निकलना चाहिए था सड़कों पे इंस्टेड ऑफ लीडर्स। तो इसमें वो जो मैं प्रायोरिटीज की बात कर रहा हूँ, तो खान साहब को पहले निज़ाम ठीक करना चाहिए था, पहले देखना चाहिए था जिस निज़ाम के ऊपर वो अपनी एहतसाब की इमारत खड़ी कर रहे हैं वो बुनियादें कैसी हैं। इतनी कमजोर बुनियादों के ऊपर खान साहब को इतने बड़ा एक मिशन उन्होंने शुरू करना ही नहीं चाहिए था। पहले आप निज़ाम को ठीक करते, एहतसाब के कानून को ठीक करते, एहतसाब के इदारों को ठीक करते, उनकी कैपेसिटी आप बेहतर करते, उसके बाद आप ये एहतसाब की ड्राइव शुरू करते, फिर उसमें कोई चीज़ उन्हें इसका फायदा होता। देखिए, आप पड़ोसी मुल्क इंडिया की मिसाल देते हैं खान साहब या बाकी लोग, देखें वहाँ नरेंद्र मोदी ने पहले 5 साल जो है ना उसने सिर्फ अपनी गवर्नेंस पे फोकस किए रखा, आम आदमियों के मसाइल हल किए, वहाँ पे टॉयलेट के बड़े इश्यूज थे वो हल किए, इकोनॉमी ठीक की। दूसरे टेन्योर में आके नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ्तार करना या उन पर केसेस बनाने शुरू किए, जिस तरह से पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी हुई थी। सेकंड टेन्योर में आके खान साहब को चाहिए था कि पहले 5 साल में सिर्फ गवर्नेंस पे फोकस करते, मईशत ठीक करते, गुर्बत के खात्मे के हवाले से इक़दाम उठाते, अगले 5 साल वैसे ही उनके कंफर्म हो जाते और ये अपोजिशन को जो वो केसेस के थ्रू क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद ही क्रश हो जाती, उनकी गवर्नेंस अगर अच्छी होती। तो ये वेकअप कॉल है, अभी भी टाइम है, 2 साल रह गए हैं, अपनी प्रायोरिटीज ठीक करें, गरीब आदमी के मसाइल को हल करें,
फिर भी शायद आपकी कोई रिकवरी हो जाए, वरना बचत बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। वैसे समर, आपको क्या लगता है जो आपने 2-2.5 साल भी रह गए हैं इस हवाले से, ज़्यादा आखिरी तो खैर 6-8 महीने तो सियासत और कैंपेनिंग और इन चीज़ों में ही लग जाते हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट आप अगले इलेक्शन की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट कर पाएगी, आवाम को सेटिस्फाई कर पाएगी, मुमकिन लगता है आपको? वैसे मुश्किल है प्रैक्टिकली, जिस तरह आपने अभी बात भी की, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि प्रैक्टिकली अब 1 से 1.5 साल है, आखिरी 1 साल जो होता है वो तो आपकी कैंपेनिंग और वो इलेक्शन का साल होता है, उसमें तो आपके सेक्रेटरीज ब्यूरोक्रेट्स तो आपकी बात सुनते ही हैं। तो जो अमूमन जो किया जाता है, प्रैक्टिस ये होती है कि पहले जो 2 साल होते हैं उसमें कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपने पॉलिसीज को लेके, अपने प्लान को लेके वो टेक अप कर जाती है। अगले 2 साल इम्प्लीमेंटेशन के साल होते हैं। तो यहाँ तो अभी तक कोई चीजें नजर नहीं आ रही। 1-2 अच्छी चीजें हैं खान साहब के क्रेडिट पे, जो सेहत इंसाफ कार्ड है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जो हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है, और जो घर बनाने के हवाले से जा रहे हैं वो एक बेहतर चीज है। जो कर्जे दिए जा रहे हैं कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत, एहसास प्रोग्राम ठीक है, लेकिन ओवरऑल इन चीजों से क्या गुर्बत का खात्मा हुआ? नहीं हुआ। महंगाई बढ़ती जा रही है। इन चीजों पे खान साहब को फोकस करना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ रही है। हमें यहाँ पे इंडस्ट्री लगा के उस तरफ जाना चाहिए कि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दावे तो बहुत किए गए, लेकिन यहाँ पे कोई भी सरमायाकार आके बाहर से पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। कि यहाँ पे पकड़ दकड़, चोर बाजारी, ये चीजें इस तरह के बहुत है, नैप हाथ डाल देता है, नैप पकड़ लेता है बंदे से। ये चीजें ठीक करने के बाद खान साहब को चीजें जो है उस तरफ एहतसाब की तरफ भी जाना चाहिए था। एहतसाब के बहुत शोर की वजह से सरमायाकार डर गया, जिसने सरमायाकारी करनी थी, बिजनेसमैन डर गया। यहाँ पे वो सरमायाकारी नहीं हो सकी, इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पा रही हैं। अभी भी ये चीजें हो रही हैं। आप बिल्कुल जो सफेद पोस्ट तबके से नीचे जो बिल्कुल जो है ना, वो लोग जिनका कोई जरिया नहीं है, निचले तरीन तबके को तो आप दे रहे हैं सास प्रोग्राम में। जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, सफेद पोस्ट तबका, उसके लिए आपने कोई भी नहीं दिया। वो तो महंगाई में पिट के रह गया। वो किसी के सामने अपना पर्दा भी नहीं उठा सकता, वो किसी से मांग भी नहीं सकता। जो तनख्वाहदार तबका है वो तो रुल के रह गया, और मेजोरिटी में आपके वही तबका है मुल्क के अंदर। इसलिए मेरे ख्याल से ये यानी कि आज की जो ये एनालिसिस सारा कर रहे हैं, ये सिर्फ कराची के ज़िमनी इलेक्शन की बेस पे नहीं कर रहे, हल्का टू हल्का चीजें वेरी करती हैं, लेकिन ये ओवरऑल जो मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ कि 10 में से 9 ज़िमनी इलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ द डे का हार जाना, मेरे ख्याल से इससे बड़ा उनके लिए वेकअप कॉल और कोई नहीं आंखें खुलने के लिए। अब तक जो आप कर रहे हैं, आपकी गवर्नेंस से लोग खुश नहीं हैं। इन हालात के साथ, इस गवर्नेंस के साथ, इस परफॉर्मेंस के साथ अगर आप चाहते हैं अगले इलेक्शन में 2022 के, तो शायद लोग आपको दोबारा इलेक्ट ना करें। आपको बड़े पैमाने पे चीजें ठीक करनी है। सिर्फ चोर चोर का शोर मचाने से चीजें ठीक नहीं होंगी, आपको प्रैक्टिकली चीजें ठीक करनी है। जुबानी जमा खर्च से लोग मुतमईन होने वाले नहीं से नहीं होंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें करनी होंगी, दिखाना होगा, मनवाना होगा, जबकि आपके पास भाई कम रह चुका है। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह जल्द ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।